वेलकम टू एयर एजुकेशन गाइस। और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। और अब तक हमने चैप्टर 7 तक कर लिया था और आज करेंगे हम चैप्टर 8। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 8 है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मतलब भारत में जो जलवायु है और वनस्पति है और वन्य प्राणी है, जो वन्य प्राणी है उनके बारे में हमें पढ़ना है इस बारे में। तो सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि मौसम। तो मौसम क्या होता है? देखो, मौसम होता है वायुमंडल में होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तन। जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना कि आज मौसम कैसा है, वर्षा का लग रहा है, या आज मौसम बड़ा ठंडा है। ठीक है। तो जैसे दिन प्रतिदिन में परिवर्तन कैसे होते हैं, तापमान में परिवर्तन हो गया, वर्षा में परिवर्तित हो गया, सूर्य का विकिरण जो होता है, मतलब सूर्य का विकिरण का मतलब यही है कि सूर्य से अगर जैसे अधिक अधिक विकिरण प्राप्त होता है, बादल नहीं होते हैं, तो उस दिन क्या होगा, मौसम ज़्यादा गर्म रहता है उन दिनों। तो इसी तरह भारत के मौसम में आप देखेंगे कि दिसंबर से फरवरी तक कैसा रहता है, ठंडा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त नहीं होती हैं। और मैंने बताया था कि अगर सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त नहीं होंगी तो कैसा मौसम रहेगा, ठंडा। इसके बाद मार्च से लेकर मई तक रहता है कैसा, गर्मी का मौसम। और इस समय तापमान अधिक रहता है। और तापमान अधिक रहेगा तो इस समय शुष्क हवाएं चलती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। गर्म और शुष्क पवन जो चलती है ना गर्मियों में, उसको बोला जाता है लू। ठीक है। जून से सितंबर के समय पे कैसा मौसम रहता है, वर्षा का। दरअसल इस समय क्या होता है कि देखो, एक सेकेंड। जैसे ये हमारा भारत है ना, ठीक है। तो अभी मैं बाद में बताऊंगा कि ये आती कैसे हैं, पर अभी फिलहाल ये समझो कि इस तरह जो हवाएं हैं ना समुद्र से, ये समुद्र है ना एरिया ये पूरा, तो समुद्र से जो हवाएं चलती हैं इनको बोलते हैं मानसूनी हवाएं। तो इनके कारण क्या होता है कि भारत में यहाँ इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। ये जो ये क्या है, हिमालय है, हिमालय ऐसा है, ये है सिंटेक्सियल बैंड डाइक। ठीक है। तो यहाँ से जो हवाएं जाती हैं यहाँ टकरा कर क्या करती हैं, यहाँ बारिश करती हैं। तो ये कब होती है, जून से लेकर सितंबर के समय पर। और इसी को बोलते हैं मानसूनी वर्षा। ठीक है, जो मानसून के कारण होता है। उसके बाद ये वापस होना शुरू होती हैं, तो लौटता हुआ मानसून बोला जाता है। वो कब से होता है, अक्टूबर से नवंबर के समय। और उस समय कहाँ वर्षा होती है, यहाँ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो इस मौसम को क्या बोला जाता है यहाँ, शरद ऋतु। ठीक है। तो इस समय भारत में कैसा मौसम रहता है, शरद ऋतु का मौसम रहता है। अब आगे बात करते हैं। तो ऐसे ये हो गया मौसम। अब यही मौसम जैसे बहुत लंबे समय अंतराल में गिना जाए, मतलब कई सदियों में गिना जाए, ठीक है, तो उस मौसम का जो औसत निकल कर आता है उसी को बोलते हैं आप जलवायु। ठीक है। तो लंबे समय अंतराल में औसत मौसम को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु होने का मतलब है कि यहाँ मानसून प्रभावित क्षेत्र है। तो मानसून क्या होता है, मानसून जो मैंने बता दिया मानसून क्या है। अब ये मानसून जो शब्द है वो आया मौसम से। ऐसा ही कभी कभी पूछ लेता है कि ये शब्द किस शब्द से लिया गया है और वो किस भाषा का शब्द है, फिर सब खेल गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में, पता ही नहीं चलता है कि ये क्या हुआ। तो ये शब्द लिया गया अरबी के एक शब्द मौसम से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम। अब बात करते हैं जलवायु के बारे में। देखो, जलवायु कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि उसकी स्थिति क्या है उस स्थान की। ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र से, समुद्र से दूरी कितनी है, उच्चावच कैसा है। उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई और नीचाई, मतलब ऊंचा नीचा जैसे, उसमें सब इसमें सब शामिल होता है। ऊंचाई का मतलब होता है कि समुद्र से ऊंचाई कितनी है, और एक पर्टिकुलर जगह पर जो ऊंचा नीचा कैसा है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो चीज़ बोली जाए, अगर उसको बोला जाए तो उच्चावच कह सकते हैं आप। ठीक है। अब बात करें कि ये जो क्षेत्रीय, इसी कारण क्या होता है कि क्षेत्रीय जलवायु में भारत में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि सब हर एक जगह का देखो,
भारत में मैं बताता हूँ। अब ये वाला जो इलाका है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, जो ये वाला इलाका, ये पठारी क्षेत्र, इसकी ऊंचाई अधिक है। यहाँ मैदान है, यहाँ पे क्या है, इधर की साइड मरुस्थल पाए जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है जलवायु में। जैसे कि राजस्थान में क्या होता है, जैसलमेर और बीकानेर ये मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर क्या होता है, गर्मी अधिक होती है। ठीक है, यहाँ वर्षा की मात्रा कम रहती है। जम्मू एंड कश्मीर में द्रास एवं कारगिल क्या है, बहुत ठंडे स्थान है। तटीय क्षेत्रों में बात करें तो मुंबई और कोलकाता, ठीक है, ये कैसे हैं, ये आर्द्र हैं, और यहाँ की जलवायु जो रहती है लगभग मध्यम रहती है। और मेघालय, मेघालय में एक जगह है मौसिन राम, मैंने बताया भी था, ये क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरह जैसे कि वर्षा हो गया, ऊंचाई हो गई, समुद्र से दूरी हो गई, और उच्चावच हो गया, तो ये सब क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसकी वजह से क्या रहता है कि जलवायु में भिन्नता आती है। तो इसीलिए भारत में अलग अलग जगह पर आपको क्षेत्रीय जलवायु में भिन्नता देखने को मिलेगी। प्राकृतिक वनस्पति, अब देखो, जैसे कि अब जब जलवायु भिन्न भिन्न है, तो पहले तो प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। प्राकृतिक वनस्पति वो होती है कि किसी जगह पर, किसी क्षेत्र में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, ठीक है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से जो उपजे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो उपजती है, उस वनस्पति को, उन पेड़ पौधों, झाड़ियों को, उन सबको क्या बोला जाता है, वहाँ उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति बोला जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के अनुरूप वहाँ पर उगती है। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब प्राकृतिक जलवायु में भिन्नता पाई जाती है तो वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाएगी। तो छोटे पौधे जो होते हैं, जो झाड़ी, अच्छा, इनका क्या होता है, वनस्पतियों को अलग अलग जो उनकी ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई के अकॉर्डिंग, जैसे कि 5 मीटर तक लगभग इसमें दे रखा है, उनको झाड़ियाँ बोला जाता है। ठीक है, जिसमें कैक्टस या फूलों वाले पौधे आते हैं। उसके बाद 5 से 20 मीटर तक लगभग उनको वृक्ष बोला जाता है। इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है। तो उन चीज़ों में मत पड़िए, फिलहाल ये समझिए कि ऐसे झाड़ियाँ हैं, वो कहाँ पाई जाएंगी, जहाँ मरुस्थलीय होंगे। अब भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, उनको निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जिनमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होता है, ये वर्षा जहाँ अधिक होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये बहुत अत्यधिक, मतलब घने होते हैं। घने का मतलब ये है कि जैसे ये कैनोपी है ना, तो दूसरे की ऐसे होगी, तीसरे की ऐसे होगी। ये इतने घने होते हैं कि प्रकाश जो होगा सूर्य का, वो धरातल तक पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, वर्ष के अलग अलग समय पर ये पेड़ अपनी, इन जो ये वन जो होते हैं, इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं, वो वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो अलग अलग गिराएंगे तो हमेशा ये सदाबहार, मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है सदाबहार वन। ठीक है, ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट की एक सकरी पट्टी पर, ये ना पश्चिमी घाट, तो सकरी पट्टी पर ये पाए जाते हैं। इनमें जो महोगनी है, एबोनी और रोजवुड, ये प्रमुख वृक्ष हैं सदाबहार वन के। तो ये याद होनी चाहिए आपको कि कौन सा जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होते हैं, इनको बोला जाता है मानसूनी वन। ये कम घने होते हैं और एक वर्ष के निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, साल होता है, सागवान होता है, पीपल होता है, नीम होता है और शीशम होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र के कुछ भागों में। तीसरा प्रकार है कटीली जो झाड़ियाँ हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाएंगी, जहाँ शुष्क क्षेत्र होंगे। ठीक है, जहाँ पर होता क्या है कि जो पेड़ पौधे क्या होते हैं कि अपनी, देखो जैसे ये पत्ती है, ठीक है, तो एक शायद आपको चीज़ पता हो कि पत्तियों से भी जो इनके जो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनमें, उससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब जल का ह्रास होता है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए पौधे क्या करते हैं, नेचुरली रूप से पत्तियों की जगह उनके कांटे आ जाते हैं। ठीक है, ये पत्तियों के में कांटे आ जाते हैं, तो
उससे क्या होता है कि पानी की क्षति नहीं होती। तो कहाँ ऐसा होगा जहाँ पानी की कमी होगी, उसी क्षेत्रों में तो कटीली झाड़ियाँ उग सकती हैं। तो ये होते हैं जैसे कि कैक्टस है, खैर है, बबूल है, कीकर है। तो ये राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी घाट की पूर्वी ढालों पर, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल और गुजरात के कुछ क्षेत्र जो शुष्क क्षेत्र हैं, जैसे जो रण है, कक्ष का रण है। ठीक है, देखो पूर्वी ढाल का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जैसे एक चीज़ होती है कि जैसे ये है पहाड़, तो मान लो जैसे इधर से ये बादल आते हैं, तो बादल पहाड़ों से टकरा कर वर्षा करते हैं, मैंने अभी बताया जैसे मानसून में होता है ना। तो जब ये वाला जो क्षेत्र होता है, इधर बारिश हो गई, तो इसको बोलते हैं वृष्ट छाया क्षेत्र। वृष्ट छाया क्षेत्र का और कुछ मतलब नहीं है, वर्षा की जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जो वर्षा की छाया में आ जाता है। तो इधर क्या होगा, ये शुष्क रह जाता है। तो इन क्षेत्रों पर जैसे ये ऐसे ही है, जो पश्चिमी घाट है ना ये ऐसे, तो ये वाला जो भाग है, जैसे मान लो कि यहाँ से इधर वाले, अब ये ऐसे मानो, तो ये जो है ना पूर्वी ढाल, तो इधर क्या होगा, इधर की साइड कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी आपको, और इधर क्या होंगे, इधर अच्छे खासे वन वगैरह मिलेंगे, इधर अच्छी वनस्पति होगी क्योंकि यहाँ बारिश हो जाएगी और इधर नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं पर्वतीय वनस्पतियों के बारे में। तो पर्वतीय वनस्पतियाँ जो होती हैं वो ऊंचाई के अनुसार होती हैं। जैसे कि देखो, समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होगा, तापमान कम होता जाता है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो 1500 से 2000 मीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पर आपको मिलेंगे, देखो शंक्वाकार ऐसे लिखा जाता है, शंक्वाकार, शंक्वाकार आपको पेड़ मिलेंगे, इनको बोला जाता है शंकुधारी वृक्ष। इसमें कौन कौन से, चीड़ है, पाइन है, देवदार है। तो ये पर्वतीय वनस्पतियों में आते हैं। ठीक है, पर्वतीय पेड़ों में आते हैं। एक होता है मैंग्रोव वन, ये खारे पानी में भी हो सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा जो है ना, मैंने बताया था डेल्टा है, ठीक है, उसमें सुंदरी नाम का एक वृक्ष की प्रजाति पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और कहाँ मिलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलते हैं। तो ये एक प्रकार हुआ वनस्पतियों का। अब देखो वनों की आवश्यकता क्यों होती है, ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। आपके पास वनों की आवश्यकता क्यों होती है, वहां से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, औषधियां प्राप्त होती हैं। वन जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ, इनका घर होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर इसमें थोड़ी सी जानकारी दे रखी है आपके इस चैप्टर में, कि जो गुजरात के गिर वन है, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथियों के बारे में भी जानकारी दे रखी है, जैसे कि हाथी कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी, शायद 2020 में पूछा गया था कि हाथी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, केरल में है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। तो इसमें मैंने ये चीज़ें अभी इंक्लूड नहीं की है। मैं सोच रहा था कि एक बार जब इस चीज़ को, ये पूरा जो है एनवायरनमेंट का सेक्शन है, तो एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है वो अलग से जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक साथ ख़त्म कर दूंगा ये सारी चीज़ें जो आगे की क्लास होंगी। तो उसमें क्या होगा कि मैं मैप के थ्रू इन चीज़ों को समझा दूंगा, तो उससे आपको याद रहेंगी चीज़ें। अभी मैं एक एक करके समझाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका कोई मतलब है। ठीक है, प्रवासी पक्षी और जान लीजिए प्रवासी पक्षी कैसे होते हैं। प्रवासी पक्षी वो होते हैं कि जो जैसे साइबेरियन क्रेन एक वो होता है पक्षी, ये क्या करते हैं कि मौसम के अनुसार जब मौसम इनके प्रतिकूल हो जाता है तो ये वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। मतलब कि वहाँ से साइबेरिया से आते हैं ये भारत में। ठीक है, साइबेरिया से आते हैं भारत में, और कब आते हैं, दिसंबर के महीने में। ठीक है, क्योंकि उधर ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है भारत की अपेक्षा। तो प्रवासी पक्षी क्या कैसे होते हैं, वो जो प्रवास कर जाते हैं ऋतुओं के अनुसार अपनी प्रतिकूलता देखते हुए। तो इस चैप्टर में इतना ही था। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा प्रयास तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई कमी लग रही है तो उसको कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधार दूंगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसे भी कमेंट कीजिए, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। ठीक है,
बाकी मिलते हैं। अब क्या करेंगे हम कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये पूरा रिवाइज करा दूंगा। मैं पूरी क्लास जो होगी आपकी क्लास 6 की जियोग्राफी वो पूरी याद करा दूंगा। अगर आपने ये वीडियोस अच्छे से देखें तो यकीन कीजिएगा कि मैं उस एक रिवीजन के माध्यम से आपको पूरी किताब याद करा दूंगा इसी में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं रिवीजन वीडियो में। तब तक आप जिन्होंने नहीं देखी है वो आप देख लीजिए ये सारी वीडियोस। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और याद कराने वाली चीज़ें मैं इस रिवीजन वीडियो में याद करा दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।